Hello students, welcome to my channel. Today we are going to study chapter 5 of class 9th, that is the fundamental unit of life. So this is the first part of this chapter. Okay, so let's get started with the chapter. First, coming to the introduction part, basically the fundamental unit of life. What is the fundamental unit of life? That is cell. ओके तो बेसिकली सेल की डिस्कवरी कैसे हुई थी, किसने की थी, वो हम देखेंगे पहले. ओके सो रॉबर्ट हुक वॉज द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड द टर्म सेल. ओके एंड द ईयर in which he discovered the cell is 1665. ओके इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था बेसिकली. ही सॉ द कॉर्क रिजेंबल्ड द स्ट्रक्चर ऑफ हनीकॉम्ब. ओके जैसे नीचे आपको स्ट्रक्चर दिखाया गया है, उसमें क्या है, छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं. ओके एक हनीकॉम्ब जैसा स्ट्रक्चर है जिसमें छोटे छोटे हेक्सागोनल कंपार्टमेंट्स हैं. राइट तो ये जो हर एक कंपार्टमेंट है, इनको बेसिकली रॉबर्ट हुक ने कहा था कि इनको हम सेल कंसिडर करते हैं. सेल मीन्स अ लिटिल रूम. ओके बेसिकली लाइक अ कंपार्टमेंट. बेसिकली क्या होता है, सेल बहुत ही छोटे दिखते हैं बट इन साइंस ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म है. ओके सो दिस वॉज द वेरी फर्स्ट टाइम दैट समवन हैज़ ऑब्जर्व्ड दैट लिविंग थिंग्स अपीयर टू बी लाइक सेपरेट यूनिट्स. ओके तो मतलब फर्स्ट टाइम इन्होंने ये कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म में नोट किया था. तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल को डिस्कवर किया था. राइट बाय नोटिसिंग अ कॉर्क. कॉर्क क्या होता है, बेसिकली जो ट्री की बार्क होती है ना, उसमें से जो सब्सटेंस आता है, दैट इज़ नोन एज कॉर्क. तो उन्होंने वो ऑब्जर्व किया था, उसके बेसिस पे उन्होंने बताया कि सेल क्या होता है. ओके सो अब हम इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं अपने फर्स्ट पार्ट में, दैट आर व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ, देन विल सी प्लाज्मा मेम्ब्रेन और यू कैन से सेल मेम्ब्रेन. फिर हम देखेंगे सेल वॉल, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म. ये सब टर्म्स क्या होती हैं. ओके ये बहुत ही बेसिक टर्म्स है जो कि आगे तक आपकी हर क्लास में यूज़ होंगी. एंड इन टर्म्स से आपको सीधा इनका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि क्या होता है. ओके सो फर्स्ट हम देखते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स किस चीज़ के बने होते हैं. राइट तो सबसे पहले हमने एक एक्टिविटी करनी है जिसमें हमने क्या किया, वी हैव टू पील ऑफ द स्किन फ्रॉम कॉन्केव साइड ऑफ द ऑनियन. ओके ऑनियन का ऊपर से आपने कवर निकाला. दिस लेयर कैन बी पुट इमिडिएटली इन अ वॉच ग्लास कंटेनिंग वाटर, ताकि वो सूखे ना, उसको आपने एक वाटर में डाल दिया थोड़ा सा. ओके देन आपने एक ग्लास स्लाइड ली, उस पर थोड़ा सा वाटर डाला एंड ट्रांसफ़र अ स्मॉल पीस ऑफ पील फ्रॉम वॉच ग्लास टू स्लाइड. फिर आपने हल्का सा उसका जो टुकड़ा आपने पानी में डाला था उसको उस स्लाइड पे रख दिया. ओके प्रॉपर फ्लैट करके आपने उसको रख दिया. थिन कैमल हेयर पेंट ब्रश माइट बी यूज्ड टू ट्रांसफ़र द पील. फिर हम उस पर क्या डालेंगे, एक सैफरन सोल्यूशन डालेंगे. ओके जस्ट आप ये देखना कि उसमें एयर बबल्स वगैरह ना बने. ओके हम बेसिकली ये क्यों रेडी कर रहे हैं, ताकि हम उस चीज़ को ऑब्जर्व कर पाएँ अंडर अ माइक्रोस्कोप. हम देखना चाहते हैं कि ऑनियन का स्ट्रक्चर अंडर अ माइक्रोस्कोप कैसा दिखता है, ताकि हम उसमें सेल्स देख पाएँ, सेल को आइडेंटिफाई कर पाएँ. मतलब कि हमारे माइंड में एक स्ट्रक्चर सेट हो जाए सेल का कि वो कैसा होता है. तो हम वो देखने के लिए ऑनियन पील का इस्तेमाल कर रहे हैं. ओके तो ये आपको राइट में कंपाउंड माइक्रोस्कोप दिया हुआ है, इसके अंडर बेसिकली हम उस स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करेंगे. ये एक्सपेरिमेंट स्कूल में भी टीचर्स कराते हैं. सो वी हैव टू लर्न फ्रॉम देम. ओके ओके देन ओके ये हमें ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिखेगा अंडर अ माइक्रोस्कोप. जब आप ऑनियन को देखेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंडर तो आपको ऐसा दिखेगा. उसमें क्या है, अब ये जो कंपार्टमेंट्स हैं इसके अंदर, दीज आर नोन एज सेल्स. और इन सेल के अंदर एक डॉट है जिसको हम कहेंगे न्यूक्लियस. अभी हम बेसिक ये टर्मिनोलॉजीज देखेंगे कि न्यूक्लियस क्या होता है. ओके तो अभी के लिए आप ये ध्यान रखो कि कंपार्टमेंट्स आर नोन एज सेल्स. राइट
Okay, these small structures that we are seeing आर बिल्डिंग यूनिट्स ऑफ ऑनियन बल्ब, और इनको हम सेल्स कहते हैं. ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ ऑनियन में है, ये हर टाइप के ऑर्गेनिज्म में ऑब्जर्व किए जा सकते हैं. ओके, सो ये बेसिक स्ट्रक्चर है ऑनियन पील का, जिसमें सेल एंड न्यूक्लियस को आइडेंटिफाई किया गया है. नेक्स्ट, कमिंग टू द टू टर्म्स यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर सेल्स. यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है, जिसमें हम ये देख रहे हैं कि यूनिसेलुलर, यूनी मीन्स सिंगल सेल, ये बना होता है सिंगल सेल का, मतलब कि एक ही सेल सारे फंक्शंस परफॉर्म करेगा. सिंगल सेल विल परफॉर्म ऑल द फंक्शंस. ओके, इसमें एग्जाम्पल होता है अमीबा, पैरामीशियम एंड बैक्टीरिया. ओके, ये बेसिक एग्जाम्पल्स हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के, जहाँ पे सिंगल सेल सारे फंक्शंस परफॉर्म करेगा, लाइक एक्सक्रीशन, डाइजेशन, सारे काम एक सिंगल सेल कर रहा है. लेकिन मल्टी सेलुलर में क्या होता है, अलग अलग सेल्स अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं. लाइक डाइजेशन का काम अलग सेल्स का होता है, इंजेशन का काम अलग सेल्स का होता है, एंड जो नर्वस सिस्टम होता है उसमें अलग सेल्स होते हैं. तो डिफरेंट फंक्शंस इज परफॉर्म्ड बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स. किसमें? इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स. जैसे फंगस होती है, उसमें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर फॉलो किया जाता है. प्लांट्स में भी ऐसा होता है, एनिमल्स में भी ऐसा होता है, ह्यूमन बींग्स में भी ऐसा होता है. तो यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर दोनों टर्म्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ डेफिनेशन ऑल्सो एंड इन टर्म्स ऑफ डिफरेंसेस ऑल्सो, क्योंकि डायरेक्ट डिफरेंस भी आ जाता है इसका. ओके, तो हमने देखा यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर सेल्स ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं. ओके, आई होप दिस इज क्लियर. नेक्स्ट हम देखते हैं डिफरेंट शेप्स एंड साइज ऑफ सेल्स. जैसे इसमें आपको कुछ सेल्स दिखाए गए हैं ह्यूमन बॉडी से. लाइक फर्स्ट वन इज स्मूथ मसल सेल, देन ब्लड सेल्स, नर्व सेल्स, फैट सेल्स. ओके, तो डिफरेंट सेल्स दिखाए गए हैं विद देयर स्ट्रक्चर एंड साइज. ओके ओके, नाउ शेप एंड साइज जो होते हैं सेल्स के आर रिलेटेड टू स्पेसिफिक फंक्शन दे परफॉर्म. जनरली ये रिलेटेड होता है कि वो क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं. जैसे कुछ सेल्स होते हैं, जैसे अमीबा में होते हैं, वो शेप ही चेंज करते रहते हैं अपनी. ओके, कुछ शेप जो होती हैं सेल की वो फिक्स्ड रहती हैं, कुछ शेप चेंज करती हैं. तो डिपेंड करता है ये सब हर एक सेल पे, राइट. तो बेसिकली ये जो आपकी कंप्लीट पीपीटी है, ये इन फॉर्म्स ऑफ नोट्स ही बनाई गई है. आप अगर इसको भी रेफर कर लेंगे तो दिस इज़ द कंप्लीट नोट्स ऑफ द चैप्टर. ओके ओके, देन हर एक सेल के अंदर इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर पाए. ओके, जैसे हमने मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म देखा, जैसे ह्यूमन बींग्स में होता है, क्या होता है कि उसमें डिवीजन ऑफ लेबर्स होती है. डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब है कि डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स को डिफरेंट काम दिया गया है करने के लिए, डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करने के लिए कहा गया है. ऐसा नहीं है कि एक ही सेल को सारा काम दे दिया कि एक ही सेल सारे फंक्शंस करेगा. डिवीजन ऑफ लेबर होती है इसमें. यहाँ पे हर एक सेल को, हर एक ग्रुप ऑफ सेल को कुछ काम दिया जाता है कि ये लोग ये टास्क करेंगे, राइट. इस तरह से होता है. लाइक ह्यूमन बॉडी में हार्ट होता है, तो वो क्या करता है, ब्लड पंप करता है. स्टमक डाइजेशन का काम करता है. इस तरह से मतलब डिफरेंट डिफरेंट सेल्स में काम डिवाइडेड होता है. ठीक है, ओके. और फिर हम क्या देखते हैं, हर एक सेल के अंदर कुछ कंपोनेंट्स होती हैं. उन कंपोनेंट्स को हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनेल्स. ठीक है, सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं जो सेल के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स होती हैं. अब हर एक सेल ऑर्गेनेल का भी अपना एक फंक्शन होता है. न्यू मटेरियल बनाना, वेस्ट को क्लियर करना, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होते हैं सेल के अंदर के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनके, राइट. A cell is able to live and perform all its functions because of these organelles. ऑर्गेनेल्स जो होती हैं उनकी वजह से सेल अपना कंप्लीट काम कर पाता है. ठीक है,
अब वो सारी ऑर्गेनेल्स मिलके एक सेल को बनाती हैं, राइट। ऑल सेल्स आर फाउंड टू हैव सेम ऑर्गेनेल्स नो मैटर व्हाट देयर फंक्शन इज और व्हाट ऑर्गेनिज्म दे फाउंड इन। हर एक सेल के अंदर सेम ऑर्गेनेल्स होंगी, इस पे डिपेंड नहीं करता बिल्कुल भी कि वो क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है या कहाँ पे वो प्रेजेंट है, इस पे डिपेंड नहीं करता। ओके, तो सेल के अंदर जो ऑर्गेनेल्स होती हैं उनके बेसिस पे वो फंक्शन परफॉर्म करता है। ओके, देन हम देखते हैं कि सेल किस चीज़ का बना है। व्हाट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल। सेल किन ऑर्गेनेल्स का बना हुआ है। अब देखो, 3 फीचर्स हैं जो कि हर एक सेल में आपको मिलेंगे। फर्स्ट इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, नेक्स्ट इज़ न्यूक्लियस एंड थर्ड इज़ साइटोप्लाज्म। तो ये तीनों चीज़ हर एक सेल के अंदर प्रेजेंट रहती हैं, राइट। अब जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं सेल के अंदर या जो भी इंटरेक्शन होता है सेल का उसके एनवायरनमेंट के साथ, वो डिपेंड करता है इन 3 फीचर्स पे, राइट। ये 3 फीचर्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हर एक सेल के लिए, क्योंकि ये हर सेल में प्रेजेंट होते हैं। ओके, एक एक करके हम देखेंगे, हर एक का फंक्शन, हर एक का पर्पस देखेंगे, बट ये 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं हर एक सेल के लिए। ओके, तो पहला हम देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और यू कैन कॉल इट एज सेल मेम्ब्रेन। ओके, तो जैसे आप लेफ्ट में देख रहे हैं एक सेल बना हुआ है, ठीक है। उसकी जो आउटर बाउंड्री है उसे हम कह रहे हैं सेल मेम्ब्रेन, एंड इस सेल के अंदर जो एक सेंटर है उसको हमने कहा न्यूक्लियस। ओके, एंड न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच का जो पार्ट है दैट विल बी नोन एज द साइटोप्लाज्म, राइट। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर हो गया सेल का। ओके ओके, देन तो पहले हम देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, थोड़ा डिटेल में देखते हैं। दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल दैट सेपरेट्स द कंटेंट ऑफ सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, राइट। तो ये हमारी आउटर मोस्ट कवरिंग है एक सेल की, जो कि क्या करती है, सेल के अंदर के कंटेंट्स को उसके बाहर के एनवायरनमेंट से अलग करती है। ओके, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही अलाउ करेगी किसी का भी एंट्री या एग्जिट सेल के अंदर। ओके, तो ये बेसिकली प्रिवेंट भी करती है, कुछ दूसरे मटेरियल्स को नहीं जाने देती अंदर। तो इसको कहते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, मतलब कि कुछ ही कंटेंट को ये अलाउ करेगी अंदर जाने के लिए और कुछ कंटेंट को बाहर आने के लिए। तो ये सेलेक्ट करती है उस बेसिस पे कि इसको क्या जाने देना चाहिए अंदर, क्या नहीं जाने देना चाहिए। सो इट इज़ नोन एज सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बिकॉज इट परमिट्स द एंट्री और एग्जिट ऑफ द सब्सटेंसेस इनसाइड द सेल, राइट। ओके, अब हमारे पास क्वेश्चन आता है, हाउ डज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस टेक प्लेस इनटू द सेल। सेल के अंदर सब्सटेंसेस कैसे जाते हैं अंदर और कैसे बाहर आते हैं, ये भी तो पता होना चाहिए। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन ने अलाउ कर दिया एंट्री और एग्जिट, बट कैसे, हाउ, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू कैसे पास ऑन हो पा रहे हैं जो भी सब्सटेंसेस हैं, राइट। तो ये चीज़ हम देखेंगे। डिफ्यूजन प्लेज द इम्पॉर्टेंट रोल इन गैसियस एक्सचेंज, राइट। तो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में क्या होता था, गैसेस इंटरमिक्स हो जाती थी आपस में, राइट। तो डिफ्यूजन की वजह से कोई भी सब्सटेंस सेल के अंदर जा पा रहा है और बाहर आ पा रहा है, राइट। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, वो कैसे जाएगी सेल के अंदर, कैसे जाएगी ऑक्सीजन अंदर, थ्रू डिफ्यूजन। और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बाहर आएगी, थ्रू डिफ्यूजन, राइट। और यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली हमेशा ऐसा होता है कि जो सब्सटेंसेस होते हैं वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन के रीजन में जाते हैं। लाइक अगर आप देखोगे कि ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा है एनवायरनमेंट में, तो वो एनवायरनमेंट से सेल के अंदर जाएगी ऑक्सीजन, राइट, क्योंकि हायर टू लोअर कंसंट्रेशन जाएगी। और अगर हम देखते हैं कि सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा हो गई है, तो वो क्या होगा, वो हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाना चाहेगी। अंदर सेल की ज़्यादा कंसंट्रेशन हो गई तो वो सेल के अंदर से एनवायरनमेंट में जाएगी, राइट। तो बेसिकली ये इन एंड आउट जो एंट्रीज़ हैं ये हमारा कौन अलाउ कर रहा है, सेल मेम्ब्रेन। ओके,
बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, राइट। सिमिलरली हम देखते हैं कि जैसे CO2 है जो कि एक तरह का वेस्ट है सेल के लिए, तो वही चीज़ मैंने कही कि उसका कंसंट्रेशन अंदर ज़्यादा हो जाएगा तो वो बाहर जाएगी। ओके, मतलब बेसिकली डिपेंड करता है सारी चीज़ें कंसंट्रेशन पे। जहाँ पे भी कंसंट्रेशन ज़्यादा है वहाँ से वो चीज़ बाहर जाने लगेगी टुवर्ड्स लोअर कंसंट्रेशन रीजन। ओके, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। यहाँ पे प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ डिफ्यूजन। ओके, इसी तरह ऑक्सीजन सेल के अंदर जाएगी क्योंकि उसका कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा है अंदर कम है, तो इसलिए वो बाहर से अंदर की तरफ जाएगी, राइट। तो यही बेसिक चीज़ है जो सेल मेम्ब्रेन के लिए इम्पॉर्टेंट है कि कैसे सब्सटेंसेस अंदर बाहर जा पा रहे हैं, राइट। वाटर भी ओबे करता है लॉ ऑफ डिफ्यूजन, right? Movement of water molecules through a selectively permeable membrane is called osmosis. यहाँ पे हमारा एक नया प्रोसेस आ गया है, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या है? बेसिकली जहाँ पे वाटर मूव कर रहा है इन एंड आउट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, राइट। मतलब सेल मेम्ब्रेन वाटर का मूवमेंट भी अलाउ कर रही है थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, राइट। तो बेसिकली क्या होता है कि जो वाटर का मूवमेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इन एंड आउटसाइड, ठीक है, ये किस पे डिपेंड करता है कि वाटर में कितना सब्सटेंस डिसॉल्व्ड है। ओके, ऑस्मोसिस इज द पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन थ्रू अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन टू रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन, राइट। यहाँ पे भी आपके यहाँ वही प्रिंसिपल अप्लाई होता है कि जहाँ पे भी कंसंट्रेशन ज़्यादा है वहाँ से कम की तरफ मूव करेगा सब्सटेंस। ओके, तब तक मूव करता रहेगा जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता, मतलब दोनों साइड पे इक्वल कंसंट्रेशन नहीं हो जाती, तब तक वो मूव करेगा। ओके, तो हमेशा ये पॉइंट दिमाग में रखना है कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा, मे बी वो वाटर हो या गैस मॉलिक्यूल्स हो। ओके, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, राइट। अब देखो, अब इसी के अंदर हमारे 3 टॉपिक्स आते हैं, कुछ सॉल्यूशंस हैं 3 टाइप के, वो हम देखेंगे कि कैसे जनरेट किए जाते हैं, राइट। If the medium surrounding the cell has high water concentration than the cell, okay, what is the meaning of that? कि environment के अंदर water की concentration ज़्यादा है तो क्या होगा, सेल के अंदर वाटर आएगा या उससे बाहर जाएगा? क्योंकि कंसंट्रेशन एनवायरनमेंट में ज़्यादा है वाटर की, अंदर कम हुई तो बाहर से वाटर अंदर जाएगा, तो इससे क्या होगा, जो सेल होगा उसमें वाटर आएगा थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। एंड ऐसे सोल्यूशन को हम बोलते हैं हाइपोटोनिक सोल्यूशन, जहाँ पे कि क्या हुआ, बाहर का वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, मतलब कि जो बाहर का सोल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा डाइल्यूट है, तो वहाँ से पानी अंदर जाएगा, तो ऐसे सोल्यूशन को बोलेंगे हाइपोटोनिक सोल्यूशन। हाइपोटोनिक जिसने सेल को वाटर गेन करवाया, राइट। तो वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, अंदर चले जाएंगे, बट मोर वाटर विल कम इनटू द सेल देन विल लीव, द नेट रिजल्ट विल बी व्हाट, कि जो सेल होगा वो स्वेल अप हो जाएगा, फूल जाएगा ना जब उसमें पानी जाएगा। ओके, जिस सोल्यूशन ने सेल को स्वेल अप कर दिया इज नोन एज द हाइपोटोनिक सोल्यूशन। आप ऐसे याद रख सकते हैं, राइट। इसी तरह से क्या होगा, इफ़ द मीडियम हैज़ एग्जैक्टली सेम वाटर कंसंट्रेशन एज दैट ऑफ सेल, मतलब कि बाहर की कंसंट्रेशन और अंदर की कंसंट्रेशन सेल के बिल्कुल बराबर है, तो कोई मूवमेंट ही नहीं होगा वाटर का, राइट। तो ऐसे सॉल्यूशंस को कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक मीन्स दोनों में इक्वल कंसंट्रेशन है, राइट। वाटर क्रॉसेस द सेल मेम्ब्रेन बट द अमाउंट गोइंग इज इन द सेम एज अमाउंट गोइंग आउट, मतलब अगर वाटर अंदर जा भी रहा है तो उतना बाहर भी आएगा, मतलब क्योंकि कंसंट्रेशन दोनों की बराबर है, ज़रूरत ही नहीं है मूवमेंट की, तो यहाँ पे सेल का साइज़ क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि कोई मूवमेंट नहीं हुई, राइट। तो ये 2 केसेस हुए। इसके बाद हमारा एक और केस है जहाँ पे क्या होगा, अगर मीडियम
हैज़ लो कंसनट्रेशन ऑफ वाटर। बाहर एनवायरनमेंट की कंसनट्रेशन लो है, मतलब लो कंसनट्रेशन होने का मतलब है कि वो कंसनट्रेटेड सोल्यूशन है। पहला क्या था, डाइल्यूट सोल्यूशन था, यहाँ पे कंसनट्रेटेड सोल्यूशन है। तो सेल क्या होगा, वाटर लूज करेगा, बिकॉज सेल के अंदर से पानी बाहर आएगा। तो ऐसे सॉल्यूशंस को कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, जहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन बाहर कम है, दैट इज़ वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। तो उस केस में क्या होगा, पानी सेल के अंदर से बाहर आएगा, तो सेल क्या होगा, श्रिंक हो जाएगा। ओके, एंड द सोल्यूशन विल बी नोन एज हाइपरटोनिक सोल्यूशन। ये तीन सोल्यूशंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं आपके लिए, हाइपोटोनिक सोल्यूशन, हाइपरटोनिक सोल्यूशन एंड आइसोटोनिक सोल्यूशन। यू शुड नो कि इन प्रोसेसेस में क्या क्या हो रहा है, राइट। अगेन water crosses the cell membrane in both the direction, but this time more water leaves the cell than enters it, right। तो इस केस में क्या हुआ, सेल श्रिंक हुआ। ओके, तो ऑस्मोसिस क्या है, हमारा एक स्पेशल केस हो गया डिफ्यूजन का। है वो डिफ्यूजन ही वाटर मॉलिक्यूल्स का, लेकिन जस्ट एक स्पेशल केस ही हो गया है डिफ्यूजन का, कुछ अलग से ऐसा प्रोसेस नहीं है, राइट। तो हम ये देख रहे हैं कि सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, दैट इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमारी काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स आई हैं जिनको हमें लर्न करना है, एंड यू शुड नो व्हाई इट इज़ नोन एज सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, राइट। सो दिस इज़ अबाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब हम एक और चीज़ देखते हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड मोस्ट प्लांट सेल्स टेंड टू गेन वाटर थ्रू ऑस्मोसिस। उनमें पानी ऑस्मोसिस के थ्रू अंदर आता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट्स, प्लांट्स जो पानी एब्जॉर्ब करते हैं, हम डालते हैं, वो भी तो ऑस्मोसिस ही है ना। पानी कैसे जा रहा है, ऑस्मोसिस के थ्रू जा रहा है प्लांट में। तो डिफ्यूजन इज़ इम्पॉर्टेंट इन गैशियस एक्सचेंज एंड वाटर एक्सचेंज, राइट। और सेल को जो न्यूट्रिशन मिलता है वो भी एनवायरनमेंट से मिलता है, राइट। तो बेसिकली आपका क्या हो रहा है, अलग अलग मॉलिक्यूल्स इन एंड आउट मूव करते रहते हैं सेल के। ओके, एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल एंड इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कॉल्ड लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। ये इंपॉर्टेंट टर्म है कि सेल मेम्ब्रेन आपकी किस चीज़ की बनी हुई है, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स की। ओके, बट हम प्रॉपर स्ट्रक्चर इसका एक माइक्रोस्कोप के थ्रू ही ऑब्जर्व कर पाएंगे कि कैसा होता है। ओके, flexibility of cell membrane also enables the cell to engulf in food and other materials। बेसिकली क्या होता है कि जो सेल मेम्ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी है, ओके, मतलब वो फ्लेक्सिबल है, इस वजह से भी वो चीज़ों को अंदर ले पाती है एंड बाहर दे पाती है, राइट। तो सच प्रोसेस आर नोन एज एंडोसाइटोसिस, क्योंकि वो अलाउ कर रही है किसी चीज़ को अंदर आने के लिए, तो दैट इज़ नोन एज एंडोसाइटोसिस। ओके, अमीबा एक्वायर्स इट्स फूड थ्रू द सच प्रोसेस। तो जैसे अमीबा होता है, अमीबा भी कैसे करता है, वो भी एनगल्फ कर लेता है, फूड को अंदर ले लेता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस, राइट। मतलब किसी चीज़ को अंदर लेना सेल के इज़ नोन एज एंडोसाइटोसिस। एंडो मीन्स इन, एंट्री अलाउ करना बेसिकली, राइट। तो ये है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। नेक्स्ट आता है हमारा सेल वॉल। ओके, जैसे आपने देखा यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस तो है ही अंदर सेल के, एंड आउटर मेम्ब्रेन इज़ नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर ही एक कवरिंग दिखाई हुई है, दैट इज़ नोन एज सेल वॉल। ओके, बेसिकली क्या होता है, जो प्लांट सेल्स होते हैं ना, उसमें ये आउटर कवरिंग होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर, एक और कवरिंग होती है जिसको सेल वॉल बोलते हैं। एनिमल सेल्स में नहीं होती, लेकिन प्लांट सेल्स में होती है। ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की साइड होती है ये। प्लांट सेल वॉल इज़ मेनली कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज। ये बनी होती है सेल्यूलोज की। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी थी, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स की। सेल वॉल बनी होती है सेल्यूलोज की। सेल्यूलोज बेसिकली एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है जो कि स्ट्रेंथ देता है, राइट, प्लांट्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। व्हेन अ लिविंग प्लांट सेल लूजेज वाटर, देयर इज अ श्रिंकेज। ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी चीज़ में से वाटर
बाहर जा रहा है तो वो श्रिंक होगा, राइट, एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज प्लाज्मोलाइसिस, राइट। जब भी श्रिंकेज हो रही है, कंटेंट्स कंट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस, ओके, राइट। देन सेल वॉल क्या करता है, बेसिकली इसका क्या फंक्शन है। यहाँ पे क्या होता है कि बेसिकली इट अलाउज, इट परमिट्स द सेल्स टू विथस्टैंड वेरी डाइल्यूट एक्सटर्नल मीडिया विदाउट बर्स्टिंग। मीन्स अगर इसके अंदर सोल्यूशन, इसके अंदर वाटर आ भी रहा है तो वो स्वेलअप होगा बट बर्स्ट नहीं होगा। लाइक अगर बहुत ज़्यादा वाटर आ गया तो बर्स्ट हो जाए, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर ले रहे हैं। सेल स्वेल्स बिल्डिंग अप द प्रेशर अगेंस्ट सेल वॉल। वाटर मतलब पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है तो थोड़ा प्रेशर जाता है सेल वॉल पे, बट वॉल भी क्या करती है, एक्सर्ट्स इक्वल प्रेशर ऑपोजिट डायरेक्शन में, ओके। बिकॉज ऑफ द वॉल सच सेल विथस्टैंड मच ग्रेटर चेंजेस इन द सराउंडिंग मीडियम देन एनिमल सेल। तो बेसिकली इसी वजह से, क्योंकि इसमें सेल वॉल जो है सेल्यूलोज की बनी हुई है और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो क्या होता है कि अगर सेल बहुत ज़्यादा स्वेलअप हो भी गया और वो अगर प्रेशर एक्सर्ट करेगा भी सेल वॉल पे, तो सेल वॉल भी इक्वल एंड ऑपोजिट प्रेशर एक्सर्ट करेगी, जिससे कि क्या होगा कि वो बर्स्ट नहीं होगा। मतलब सेल वॉल बेसिकली क्या कर रही है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रही है, ओके। तो ये बेसिक डिफरेंस है हमारा एनिमल एंड प्लांट सेल में सेल वॉल का, कि प्लांट सेल में सेल वॉल होती है जो कि उसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, बट एनिमल सेल में ऐसा नहीं होता, ओके। सो ये हमारा था सेल वॉल में बहुत इम्पॉर्टेंट डिफरेंस, राइट। अब हम देखते हैं व्हाट इज़ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है, बेसिकली न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल, ओके। इट इज़ ऑल्सो अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल दैट कंटेन सेल क्रोमोसोम्स। इसके अंदर क्रोमोसोम्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, वो हम आगे देखेंगे कि क्या प्रेजेंट होता है प्रॉपरली न्यूक्लियस के अंदर। और इसके अराउंड भी एक मेम्ब्रेन होती है दैट इज़ नोन एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ओके। जैसे सेल के अराउंड एक मेम्ब्रेन है सेल मेम्ब्रेन, उसी तरह न्यूक्लियस के अराउंड एक मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ओके। उसमें पोर्स होते हैं बेसिकली, उस वो भी हमारी हेल्प करती है कि सब्सटेंसेस अंदर जाएं बाहर आएं, इस तरह से। मतलब साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर सब्सटेंसेस जा सकते हैं और न्यूक्लियस से बाहर भी आ सकते हैं थ्रू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, राइट, ओके। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब रॉड शेप्ड के होते हैं, इस तरह के 8 स्ट्रक्चर में 8 की तरह होते हैं रॉड शेप्ड के, ओके। क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होता है, इंफॉर्मेशन होती है इनहेरिटेंस रिलेटेड, ओके, जो कि पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग जाती है डीएनए की फॉर्म में, दैट इज़ नोन एज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ओके। न्यूक्लियस के अंदर हमारे क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम्स के अंदर इनहेरिटेंस रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है जो कि पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग पास ऑन होती है, ओके। क्रोमोसोम्स बने हैं डीएनए एंड प्रोटीन के। ये इम्पॉर्टेंट टर्म है कि क्रोमोसोम्स किसके बने हुए हैं, डीएनए एंड प्रोटीन। डीएनए कंटेन द इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग सेल्स। सेल्स बनाने के लिए जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो डीएनए में है, राइट। और बेसिकली डीएनए की एक सेगमेंट होती है दैट इज़ नोन एज जीन्स, राइट। जो सेल डिवाइड नहीं होते, दिस डीएनए इज प्रेजेंट एज पार्ट ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल। एक सेल के अंदर जो डिवाइड नहीं होता, डीएनए क्रोमेटिन मटेरियल की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। क्रोमेटिन मटेरियल ना जस्ट लाइक थ्रेड स्ट्रक्चर्स की तरह होता है। जब भी सेल डिवाइड करने वाला होता है तो क्रोमेटिन मटेरियल अपने आप को क्रोमोसोम्स की फॉर्म में बिल्टअप कर लेता है। जैसे ही सेल डिवाइड होने वाला होगा, क्या होगा, उसका न्यूक्लियस भी डिवाइड होगा, उसके अंदर के क्रोमोसोम्स भी डिवाइड होंगे, क्रोमेटिन मटेरियल भी डिवाइड होगा, राइट। तो क्रोमेटिन मटेरियल अपने आप को क्रोमोसोम्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता है और फिर सेल डिवाइड करता है, ओके। तो न्यूक्लियस जो है हमारा रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जहाँ पे एक सेल डिवाइड होगा तो एक 2 नए सेल्स बनेंगे, ओके।
तो ये हमारा काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है न्यूक्लियस। प्रॉपर हम डिटेल में आगे चैप्टर्स में नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे, बट अभी के लिए आपको बेसिक इसका इंट्रो इम्पॉर्टेंट है, मतलब आपको हर एक टर्म का मतलब पता होना चाहिए कि वो क्या होती है, राइट। ओके, इन सम ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया the nuclear region of cell may be poorly defined due to the absence of nuclear membrane। जैसे बैक्टीरिया होता है, उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं है, तो मतलब प्रॉपरली स्ट्रक्चर डिफाइंड नहीं होता उनमें। सच एन अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन कंटेनिंग ओनली न्यूक्लिक एसिड इज नोन एज न्यूक्लियोइड। जहाँ पे प्रॉपरली स्ट्रक्चर डिफाइंड नहीं है, सिर्फ न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट है, इज नोन एज न्यूक्लियोइड। ओके ओके, सच ऑर्गेनिजम्स हुज सेल्स लैक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ऐसे सेल्स जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं होती, दैट आर नोन एज प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स मीन्स प्रिमिटिव न्यूक्लियस है, मतलब वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, पुराना न्यूक्लियस है। दीज आर नोन एज प्रोकैरियोट्स। ओके, ऑर्गेनिजम्स विद सेल्स हैविंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और जिसमें प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, प्रॉपरली स्ट्रक्चर डिफाइंड है, वो होते हैं यूकैरियोट्स। ओके, प्रोकैरियोटिक सेल्स ऑल्सो लैक मोस्ट ऑफ अदर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनील्स। बहुत सारी ऑर्गेनील्स भी नहीं होती हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स में, जबकि यूकैरियोटिक में होती है। यहाँ पे हमारी दो टर्म्स है, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है विद देयर डिफरेंसेस। तो जैसे कि आप देख रहे हो, प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, ऑर्गेनील्स भी कम प्रेजेंट हैं, लेकिन यूकैरियोट में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और सेल ऑर्गेनील्स भी प्रेजेंट होती हैं। ओके, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। Many of the functions of such organelles are also performed by poorly organized part of cytoplasm। अब प्रोकैरियोट्स में जैसे तैसे मतलब उनके फंक्शंस परफॉर्म हो जाते हैं, क्योंकि प्रॉपर फंक्शन करने के लिए सारी ऑर्गेनेल्स नहीं। ओके, क्लोरोफिल in photosynthetic prokaryotic bacteria is associated with membranous vesicles but not with plastids as in यूकैरियोटिक में प्लास्टिड्स भी होते हैं, लेकिन कहाँ पे नहीं होते, प्रोकैरियोटिक में नहीं होते हैं। ओके, देन आपका आता है नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट फीचर, दैट इज साइटोप्लाज्म, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये फ्लूइड कंटेंट है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर की साइड प्रेजेंट होता है, और इसके अंदर बहुत सारी ऑर्गेनील्स भी प्रेजेंट होती हैं जो हम आगे देखेंगे इसी चैप्टर में। ओके, हर एक ऑर्गेनील का अपना फंक्शन होता है, और वो सारी ऑर्गेनील्स भी मेम्ब्रेन के अंदर ही बाउंडेड होती हैं। ओके, इन प्रोकैरियोट्स बिसाइड्स द एब्सेंस ऑफ डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनील्स आर ऑल्सो एब्सेंट। ये पॉइंट हमने देखा कि मतलब ऑर्गेनील्स भी प्रॉपरली डिफाइंड नहीं होती हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स में, राइट। तो ये हमारा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, जबकि यूकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है और ऑर्गेनील्स भी होती हैं। ओके, द सिग्निफिकेंस ऑफ मेम्ब्रेन्स कैन बी इल्यूस्ट्रेटेड विद द एग्जाम्पल ऑफ वायरसेस। Virus lack any membranes and hence do not show characteristics of life until they enter a living body। जैसे कि हम देखते हैं वायरसेस क्या होते हैं, जब तक किसी लिविंग बॉडी के अंदर नहीं जाते तब तक वो प्रॉपर एक्टिविटी नहीं शो करते। वायरसेस हमेशा बॉडी के अंदर घुस के उसके ऑर्गेनिज्म के प्रोसेस को यूज़ करते हैं डिवाइड करने के लिए, फिर अपने आप को डिवाइड करते जाते हैं। ओके, तो वायरसेस जो होते हैं बॉडी के अंदर का मैकेनिज़्म यूज़ करते हैं अपने आप को मल्टीप्लाई करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे आपने देखा कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं इस चैप्टर में। ओके, लाइक आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर पता लग गया है सेल का क्या होता है, बेसिक फंक्शंस क्या हैं हर एक पार्ट के, वो सब हमने देखा। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे सेल के अंदर की सेल ऑर्गेनील्स के बारे में। ओके, तो उससे पहले आपको ये सारी बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ पता होनी चाहिए, क्या होती हैं, क्या इनके फंक्शंस होते हैं एंड ऑल। ओके, सो आई होप आपको सारा कुछ क्लियर हुआ होगा। डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।